हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भीम एकेडमी में। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम यूनान का राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जर्मनी साम्राज्य, इटली का एकीकरण और ब्रिटेन का निर्माण। तो चलिए एक एक टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम यह एक घटना जिसमें पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में यह फैली थी। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास 15वीं सदी के यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यानी कि यूनान था 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। संघर्ष की शुरुआत क्या हुई? आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हुआ। यूरोप का समर्थन। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीनी यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा। यानी कि यूनान में जो कवि या कलाकार थे, उन्होंने अपने समर्थन जुटाने के लिए अपने साम्राज्य को यूरोपीय साम्राज्य की पालना कहा। लॉर्ड बायरन का योगदान। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, जिसका परिणाम 1832 में की कुस्तुनतुनिया संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इस तरह यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट हुआ। अब इससे क्या हुआ? यूरोप में भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का यूरोप के लिए आर्थिक मंदी और भारी संकट का समय था। इसके मुख्य कारण निम्न थे। जनसंख्या विस्फोट। 19वीं सदी के पहले भाग में यूरोप की आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। बेरोजगारी, नौकरियां कम और नौकरी चाहने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही थी। शहरीकरण। गांव के लोग शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में आकर बस रहे थे। प्रतिस्पर्धा। यूरोप के छोटे उत्पादकों को इंग्लैंड से आए सस्ते मशीनरी कपड़ों से कड़ी टक्कर मिल रही थी। कृषि संकट। जहां कुलीन वर्ग सत्ता में था, किसान सामंती शुल्कों और कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। महंगाई और अकाल। फसलों के खराब होने और खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने से गांव और शहर में व्यापक गरीबी फैल गई। 1848 का फ्रांसीसी क्रांति, जो कि फरवरी में हुई। 1848 में पेरिस के हालात बेकाबू हो गए, जिसका कारण क्या था? यूरोप भोजन की कमी, बेरोजगारी एवं आर्थिक संकट। इसका परिणाम क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फरवरी की क्रांति का खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। यानी कि इसका परिणाम हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जहाँ अवरोध किया और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। 21 वर्षों से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार मिले। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। सिलेसिला में बुनकरों का विद्रोह। 1848 की बड़ी क्रांति से पहले 1845 में सिलेसिला के बुनकरों ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।
जिसका कारण क्या था? ठेकेदार बुनकरों को कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। घटना 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची। प्रतिक्रिया क्या हुई? उनके साथ घृणा व्यवहार किया गया तो कभी उनको धमकियां दी गईं। कार्रवाई क्या हुई? इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई, खिड़कियां, फर्नीचर तोड़े, कांच के गोदामों को लूटे। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और खिड़की तोड़ी, फर्नीचर तोड़े, कपड़ों के गोदामों को लूट लिए। इसका परिणाम क्या हुआ? ठेकेदार परिवार सहित भाग गया। 24 घंटे बाद सेना के साथ लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। फ्रैंकफर्ट सांसद 1848 को 831 निर्वाचित सदस्यों प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य क्या था? एकीकृत जर्मनी साम्राज्य के लिए संविधान बनाना। प्रस्ताव: उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान तैयार किया जिसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को करनी थी जो संसद के प्रति जवाबदेह था। लेकिन इसके असफल होने के कारण क्या थे? राजा का विरोध। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। सामाजिक आधार पर कमजोर। संसद में मध्य वर्ग का दबदबा था। उन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? आम जनता का समर्थन खो गया, सेना बुलाई गई, संसद भंग कर दी गई। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, फिर भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिला। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार निकाले, प्रदर्शन में भाग लिया। फ्रैंकफर्ट संसद के दौरान उन्हें मताधिकार नहीं मिला था। फ्रैंकफर्ट संसद में केवल दर्शक दीर्घा में खड़े होने की अनुमति थी। 1848 के बाद का परिणाम। हालांकि 1848 की क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन राजाओं को यह समझ आ गया कि अपनी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से थोपना मुमकिन नहीं है। क्रांति को रोकने के लिए उन्होंने कुछ रियायतें देना शुरू की। मध्य और पूर्वी यूरोप में वे बदलाव शुरू हुए जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हुआ था। हेज़नबर्ग साम्राज्य और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया था। हेज़नबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को अधिक स्वतंत्रता दी थी। जर्मनी का एकीकरण। 1848 के बाद राष्ट्रवाद में बदलाव हुआ। राष्ट्रवाद जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लगा। रूढ़िवादी शक्तियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी सत्ता बढ़ाने में की। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद ने एकीकृत जर्मनी का प्रयास किया, लेकिन राजशाही सेना और बड़े भूस्वामियों ने इसे दबा दिया। इसके बाद प्रसा ने एकीकरण का नेतृत्व संभाला। ओटो वन बिस्मार्क की भूमिका। प्रसा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क, जो जर्मनी एकीकरण के जनक माने जाते हैं, उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई और प्रसा की सेना तथा नौकरशाही का सहारा लिया। एकीकरण के लिए 3 युद्ध हुए। 7 वर्षों में यानी कि 1864 से लेकर 1871 के बीच में प्रसा ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और तीनों युद्धों में जीत हासिल की। डेनमार्क के साथ युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, फ्रांस के साथ युद्ध
और इन जीत के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मन साम्राज्य 1871। जर्मन साम्राज्य की घोषणा तारीख 18 जनवरी 1871 की सुबह। स्थान वार्साय के महल का शीश महल। घोषणा प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। उपस्थिति जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि और ओटो वन बिस्मार्क थे। नए जर्मन साम्राज्य की विशेषता। नए जर्मन साम्राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम उनकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के आकार का एक मॉडल बना। जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया 1848 में मध्यवर्गीय जर्मनों ने निर्वाचित संसद द्वारा राज्य बनाने का प्रयास किया। इस उदारवादी आंदोलन को राजशाही सेना ने दबा दिया। प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी राजतंत्र का समर्थन किया। इसके बाद प्रसा ने एकीकरण का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने सेना और नौकरशाही की मदद की। 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से युद्ध किया और प्रसा की विजय हुई। 17 जनवरी 1871 में वायसराय के शीश महल में विलियम प्रथम को राजा घोषित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण। आइए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इटली का एकीकरण। इटली का राजनीतिक विखंडन बहुत पुराना था। इटली कई वंशानुगत राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्य बहुत बड़े थे और कुछ भाग बहुराष्ट्रीय हेजनबर्ग साम्राज्य के अधीन थे। 19वीं सदी में इटली की स्थिति। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। केवल सोंड्रिया पीटरमॉन्ट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तर इटली में ऑस्ट्रियाई हेजनबर्ग के अधीन था। मध्य इटली में पोप का शासन था और दक्षिणी इटली में स्पेनी बुर्बों राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा ने ही साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। इटली एकीकरण की प्रक्रिया 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मेत्तोल्नी ने एकीकृत गणराज्य का विचार रखा और यंग इटली संगठन बनाया। 1831 और 1848 की क्रांति की असफलता के बाद एकीकरण का नेतृत्व सोंड्रिया पीटरमॉन्ट ने संभाला। राजा क्वेटर इमेलुए द्वितीय और उनके प्रधानमंत्री कापूर ने कूटनीति के जरिए एकीकरण को आगे बढ़ाया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया। ज्यूसेप्पे गैरिबॉल्डी ने नेतृत्व कर स्वयंसेवकों ने इटली यानी दक्षिणी इटली को मुक्त कराया। 1861 में इटली का राजनीतिक एकीकरण पूरा हुआ और क्वेटर इमैनुएल द्वितीय को राजा घोषित किया गया। जन सामान्य की स्थिति। हालांकि आम जनता, विशेषकर दक्षिण इटली के किसान, राष्ट्रवादी विचारों से अभी भी अनजान थे। ब्रिटेन का निर्माण। ब्रिटेन राज्य में राज्य का निर्माण किसी अचानक क्रांति से नहीं हुआ, बल्कि एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया से हुआ। 18वीं सदी से पहले की स्थिति।
18वीं सदी से पहले कोई एकीकृत ब्रिटिश राज्य यानी कि राष्ट्र नहीं था। 18वीं सदी में पहले ब्रिटेन में कोई एकीकृत राष्ट्र नहीं था। लोग अंग्रेज, स्कॉट, वेल्स, आयरिश जैसे निर्जातियों पहचाने जाते थे। इन सब की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं थी। इंग्लैंड का वर्चस्व और विस्तार। जैसे जैसे इंग्लैंड की धन दौलत और सत्ता बढ़ी, उनके अनेक समूहों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। 1688 की क्रांति, एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से शासन छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसका केंद्र इंग्लैंड हुआ। स्कॉटलैंड का विलय। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का उदय हुआ। परिणाम क्या हुआ? इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। स्कॉटलैंड पर दमन। एक साझा ब्रितानीय पहचान के नाम पर स्कॉटलैंड की संस्कृति और संस्थानों को दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों के विद्रोह को निर्ममता से कुचला गया। प्रतिबंध। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। निष्कर्ष, उनमें से बहुत सारे लोग को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का विलय। आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समूहों में बटा था। अंग्रेज़ों ने अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद की ताकि वे बहुसंख्यक कैथोलिक पर राज्य कर सकें। वोल्फ टोन। उन्होंने 1798 में एक विद्रोह किया, जिसमें इंग्लैंडों ने बेरहमी से कुचला। इसका परिणाम क्या हुआ? 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। विभिन्न प्रतीकों और चिन्ह और उनके अर्थ। फ्रांसीसी क्रांति के समय से कुछ प्रतीकों का उपयोग खास विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता था, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना, बाज छाप कवच, जर्मनी साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा, जिसमें जर्मनी साम्राज्य के ड्यूक्स ने प्रतिबंध घोषित किया था। उगते हुए सूरज की किरण, एक नए युग का सूत्रपात। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है? 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद वह उदारवादी और लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं रहा जो शुरुआत में था। अब राष्ट्रवाद संकीर्ण और साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बन चुका था। राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद में बदलाव कैसे हुआ? यूरोपीय शक्तियों ने अपनी राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के इस मेल ने 1914 में यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया और इस तरह यूरोप का राष्ट्रवाद जो टॉपिक था वह ख़त्म होता है। इसको हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहला लेक्चर देख सकते हैं और अगर आपको इस का नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जाकर, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।